आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र। वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र प्राप्त करने के लिए एंड्रूज ने जैसे इसे डायग्राम में दिखा रखा है इस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया और वास्तविक गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर समतापी वक्र प्राप्त किए। इस कारण से इन वक्रों को हम आइसोथर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कर्व भी कह सकते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समतापी वक्र भी कह सकते हैं। इस उपकरण में एक एच आकार की बड़ी नली होती है जिसमें दो नली जैसे दिख रहा है आपको ए और बी दोनों भुजाओं में कॉक की सहायता से लगा करके बंद कर देते हैं। नली ए के ऊपरी सिरे में कार्बन डाइऑक्साइड और नली बी के ऊपरी सिरे में एयर वायु को भरकर एक पारे की ड्रॉप डाल करके उसे उल्टा लटका देते हैं और उल्टा लटका करके चित्र में दिखाए अनुसार दोनों को संयोजित कर लेते हैं। ये दोनों ही नलियां अंशांकित होती हैं जिससे पारे की ड्रॉप के सापेक्ष उनमें उपस्थित दाब की गणना कर लेते हैं हम कि कितना इस पर प्रेशर पड़ रहा है। ये दोनों ही नली इस एच आकार की नली में भरे हुए जल के अंदर लटकी रहती हैं। पारे की जो बूंद है वो नीचे जो वैक्यूम क्रिएट होता है नीचे आने पर उसके कारण अपनी स्थिर स्थिति बनाए रखती हैं। इन दोनों ही नलियों में नीचे एस और एस डैश स्क्रू लगे होते हैं। इन स्क्रूओं को घुमा करके हम दोनों नलियों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और वायु पर दाब के मान को परिवर्तित कर लेते हैं। ये दोनों ही नलियां जैसे दिख रहा है आपको टी नली है उसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिससे दाब का मान समान रह सके। ये जो ए और बी नली है इन दोनों नलियों को ऊपर से एक टेम्परेचर जैकेट में बंद कर देते हैं जिससे ताप का मान स्थिर रह सके। एंड्रूज ने ताप को निश्चित रखते हुए एक कोई डिवाइस इनको इकट्ठा रखा और इकट्ठा रखने के बाद में टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए इन स्क्रू एस और एस डैश की सहायता से घुमा करके दाब के मान को परिवर्तित करते हुए आयतन के सापेक्ष वक्र खींचे। तो किस दाब पर कितना आयतन है इसे नोट करते गए और वक्र खींचे। ये वक्र ही समतापी वक्र कहलाते हैं। जब टेम्परेचर का मान उच्च होता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्राप्त वक्र जैसे आदर्श गैसों के लिए प्राप्त वक्र होता है उसी प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। और ये वक्रों को पहले देख लेते हैं कि ये इस तरीके के ये वक्र प्राप्त हुए और जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करके फिर समतापी वक्र खींचे गए तो आदर्श व्यवहार से विचलन बढ़ता गया। बिंदु बी या जिसे कि हम ABC वक्र जो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर खींचा गया था और आपको ध्यान होगा कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप था। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते गए तो दाब बढ़ाने पर बिंदु बी के अनुकूल जो दाब है उसके पश्चात गैस का द्रवीकरण हो जाता है और VC वक्र
इसमें है वो द्रव की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि द्रव पर दाब बढ़ाने पर आयतन में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ए से बी तक तो जब तक गैसीय प्रावस्था है तब तक दाब में परिवर्तन हो रहा है, दाब में परिवर्तन के साथ आयतन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बी से सी तक आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर, जैसे इस वक्र में दिखा रखा है 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, 0 डिग्री है, पर आयतन वर्सेस प्रेशर वक्र खींचे जाते हैं तो वो 3 भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वक्र को व्याख्या कर लें, जिसमें एक भाग डी ई वक्र के रूप में है, दूसरा ई एफ वक्र के रूप में है और तीसरा एफ जी वक्र के रूप में है। 3 अलग अलग प्रकृति के वक्र हमें दिख रहे हैं। अब इस एक वक्र को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसके सापेक्ष शेष वक्रों की भी व्याख्या संभव होगी। बिंदु डी पर डी के अनुसार आयतन और दाब रखने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब दाब बढ़ाते हैं तो आयतन का मान कम होता जाता है और बिंदु डी से ई तक ये आयतन के मान में सतत रूप से कमी होती है और यह व्यवहार सामान्य गैसों की तरीके से ही प्रेक्षित होता है। बिंदु ई पर गैस का द्रवीकरण प्रारंभ होता है और दाब बढ़ाने पर दाब के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि पिस्टन को हम नीचे की तरफ ले भी जाते हैं, लेकिन गैस द्रव में परिवर्तित होती जाती है और बिंदु ई से एफ तक यह द्रवीकरण चलता है। बिंदु एफ पर संपूर्ण गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी कम होने के कारण दाब बढ़ता है, लेकिन आयतन के मान में नगण्य कमी होती है और लगभग वर्टिकल सीधी रेखा एफ जी के रूप में हमें प्राप्त होता है कि दाब का मान कितना ही बढ़ा लें लेकिन कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। इसी तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस वक्र हमें प्राप्त हुआ। डी ई वक्र गैस की प्रकृति के लिए, ई एफ ट्रांजिशन फेज है जहाँ गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है और एफ जी लिक्विड की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री हम ताप के मान को बढ़ाते हैं 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ई एफ उसके मान में कमी आती जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ई एफ की लंबाई ज़्यादा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कम हो गई और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिंदु बी के रूप में ये प्राप्त होती है। और यदि इनके सिरों को मिलाएं हम तो एक पैराबोला अति परवलय की आकृति हमें प्राप्त होती है, जिसका वर्टेक्स बिंदु वी के द्वारा प्रदर्शित होता है जो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस पैराबोला की आकृति यह प्रदर्शित कर रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाएंगे गैस से द्रव में या द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए समय कम होता चला जाएगा। यदि ताप के मान को 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर ले जाएं, जैसे इस वक्त हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिखा रहे हैं, तो दाब के मान को कितना ही बढ़ाएं हम गैस का द्रवीकरण नहीं होगा। तो इस वक्र में जो ABC वक्र है जिसका बिंदु B के सापेक्ष ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड वह उच्चतम ताप है जिस पर गैस को द्रवित किया जा सकता है और यही उच्चतम ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। इस क्रांतिक ताप से उच्च ताप पर गैसों का व्यवहार सामान्य व्यवहार होता है,
लेकिन ताप में और वृद्धि करते जाते हैं। तो जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समकोणीय अतिपरवलय की आकृति हमें प्राप्त हो रही है। यह हाइपरबोला PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो आदर्श व्यवहार होता है उसके अनुरूप हमें प्राप्त हो रही है। तो इस वक्र से हम गैसों की भिन्न भिन्न तापों पर दाब परिवर्तन के साथ आयतन में परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इस वक्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि क्रांतिक ताप और उससे उच्च तापों पर प्रेशर वॉल्यूम वक्र कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन क्रांतिक ताप और उससे नीचे के ताप पर यह डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। और जो डिसकंटिन्यूटी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमें प्राप्त हो रही है वह किसी द्रव का गैस में या गैस का द्रव में परिवर्तन की परिस्थितियों को प्रदर्शित करती है। ये जो व्यवहार कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए प्राप्त हुआ है उसी प्रकार का व्यवहार सभी वास्तविक गैसों के लिए प्राप्त होता है। अंतर केवल उनकी क्रांतिक ताप का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से डिसकंटिन्यूस वक्र, नीचे ताप पर डिसकंटिन्यूस वक्र प्राप्त होते हैं और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर कंटिन्यूस वक्र प्राप्त होते हैं। यही व्यवहार सभी गैसों के लिए है। जो उनका क्रांतिक ताप होता है उससे नीचे ताप पर इसी प्रकार की प्रकृति के वक्र हमें प्राप्त होते हैं। इस वक्र में आप देखिए कि एक बिंदु L यानी एक वर्टिकल लाइन KL और दूसरा वक्र LM के रूप में भी हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसमें बिंदु K पर उपस्थित गैस की प्रकृति को हम दो तरीके से अभिव्यक्त करें जिसमें KLM वक्र हमें प्राप्त हो जाए। बिंदु K पर उपस्थित गैस का ताप जैसे दिख रहा है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका एक निश्चित दाब है और उसके सापेक्ष आयतन है। यदि हम अब आयतन को स्थिर रखते हुए दाब के मान में वृद्धि करें ताप बढ़ाकर, ताप के मान को बढ़ाते हैं तो गैसों में प्रसार होता है। प्रसार होने पर आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन दाब के मान को हमें स्थिर रखना है तो पिस्टन को हम ऊपर की तरफ खिसकाते ले जाते हैं और बिंदु L पर पहुंच जाते हैं। इस बिंदु L पर गैस का वही आयतन है जो बिंदु K पर था, लेकिन ताप का मान हमने बढ़ा करके दाब के मान को स्थिर रखे हुए है। अभी यदि हम इस गैस को ताप के मान को कम करें और आयतन के मान को, दाब के मान को स्थिर रखते हुए आयतन के मान को कम करते जाएं, तो जब दाब आयतन टेम्परेचर को कम करेंगे तो कंप्रेशन होगा और दाब को स्थिर बनाए रखने के लिए पिस्टन को नीचे की ओर दबाते हुए जाना पड़ेगा। तो यह बिंदु M तक आ जाता है और बिंदु M पर यह जब टेम्परेचर कम होता जा रहा था, जैसे यहाँ इस वक्र में दिखा रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुकूल होगा, तो बिंदु M पर वह गैस संपूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यह जैसे ही 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वक्र को क्रॉस करती है, जैसे यहाँ इसको क्रॉस किया होगा, तो इसी बिंदु पर यह संपूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और बिंदु M पर भी द्रव अवस्था ही होगी।
इसमें द्रव और वाष्प का परिवर्तन तुरंत होता है, क्षणिक, जबकि कम टेम्परेचर पर हम देख रहे थे तो EF प्रकार का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट हमें मिल रहा था, जिसमें धीरे धीरे करके गैस द्रव में परिवर्तित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर यह संपूर्ण गैस एक साथ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। इस वजह से इस वक्र को, जो KLM वक्र है, अवस्था सातत्य वक्र कहलाता है या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहलाता है। गैस CO2 का द्रवण वक्र LM के अनुकूल ही हुआ, लेकिन इस LM वक्र पर कोई बिंदु ऐसा स्पष्ट नहीं है जिस पर गैस का द्रवीकरण दिखता हो। तो यह स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी, अवस्था सातत्य कहलाता है।